हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न देखा था इस चैप्टर से। आज हम लोग इसको देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन का आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उपयोगिता क्या है। इसका डेफिनेशन रिलेटेड हम लोग जो है पिछले MCQ में भी बात किए हुए थे। तो उपयोगिता मतलब हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। अंग्रेजी नाम इसका क्या है, यूटिलिटी। तो देखिए यूटिलिटी है क्या, यानी कि उपयोगिता कहेंगे किसे। तो ये एक वस्तु की क्षमता या वस्तु के गुण को बताता है जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं या संतुष्ट होते हैं। अभी देख सकते हैं कि हमारे हाथ में ये स्टाइलस है और इसकी मदद से हम लिख पा रहे हैं। इसका मतलब इस वस्तु में भी कुछ ना कुछ गुण है या फिर इनमें क्षमता है और इसकी क्षमता से हम संतुष्ट हो रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण जिससे किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। अब चूंकि हमने कहा कि वस्तु के अंदर छुपा हुआ ये गुण है जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं या संतुष्ट होते हैं, तो क्या हर एक वस्तु में एक ही तरीके के उपयोगिता में मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक वस्तु के अंदर अलग अलग क्षमता होता है और इसी वजह से उनमें गुण भी अलग अलग होंगे। निश्चित तौर पर उनमें उपयोगिता भी अलग अलग पाई जाएगी। तो वही बात यहाँ पर भी मेंशन किया है कि अलग अलग वस्तु में उपयोगिता जो है वो अलग अलग तरह की होती है और हर एक वस्तु चूँकि यहाँ पर अलग अलग होते हैं, उनमें क्षमता अलग अलग होगी, तो हमें सेटिस्फेक्शन भी एक तरह से नहीं मिलता है, अलग अलग लेवल का हमें मिलेगा। सो वही बात लिखा हुआ है कि हर एक वस्तु में अलग अलग तरह की उपयोगिता मिलती है और ये उपयोगिता आपको तभी प्राप्त होगी जब हम वस्तु का उपभोग करते हैं, ठीक है। जब हम वस्तु का उपभोग करेंगे तभी हमें जो है संतुष्टि मिलेगा, अन्यथा नहीं। आगे क्या मेंशन है कि जो उनके उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी कि किसी वस्तु से हमें कितनी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी यह डिपेंड करता है कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स कितना ज़्यादा तेज है या धीमा है। मान लीजिए कि हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है। ऐसे समय में अगर हम एक गिलास पानी लें और उसे पिएं तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि हमारी आवश्यकता जितनी ज़्यादा तेज होगी उतना ही हमें जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं। मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन में आपका जो है 5 मिनट केवल समय बचा हुआ है और आप एग्जामिनेशन हॉल तक भी पहुँच चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पता चले कि नहीं भाई हमारे पास तो पेन है ही नहीं, अब एग्ज़ाम लिखेंगे कैसे। अब भाग करके दुकानदार के पास जाएंगे, भैया कि मुझे पेन दे दीजिए, और पेन मांगने से पहले आप उसे पैसे थमा देते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है चूँकि उस वस्तु की तीव्रता या फिर उस वस्तु की आवश्यकता आपकी तेज है। अब जितना जल्दी जो है पाना चाहते हैं किसी वस्तु को और उतनी जल्दी अगर वो वस्तु मिल जाए तो आप उससे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, ज़्यादा संतुष्ट होंगे। सो उपयोगिता आपको समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता है क्या। तो किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण जिससे कि मनुष्य की आवश्यकता या फिर हमारी आवश्यकता पूरी होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने कहा कि अगर उपभोग करेंगे हम वस्तु को तभी जाकर के हमें संतुष्टि मिलेगी, लेकिन कह क्या रहा है कि उपभोग की तीव्रता पर ही जो है उपयोगिता निर्भर करती है, यानी कि जितनी तेज हमारी आवश्यकता होती है उतना ही ज़्यादा हम उससे सेटिस्फाई हुई होते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो कुल उपयोगिता का सीधा सीधा मतलब है कि उपभोग की जितनी इकाई हमने लिया हुआ है हर एक इकाई से कुछ ना कुछ संतुष्टि तो मिलता ही है। तो हर एक वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलता है, यानी कि TU इक्वल टू हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला पहली इकाई से। यानी कि मान करके चलिए कि हम 4 रोटियों का अगर कंजम्पशन करते हैं या उपभोग करते हैं तो पहली रोटी से भी कुछ ना कुछ हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहली यानी कि यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। इसी ढंग से दूसरी इकाई से भी हमें कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलता है, फिर हम तीसरी इकाई से मिलने वाली संतुष्टि को भी जोड़ लेंगे और इसी ढंग से हम जहाँ तक उपभोग करते जाएंगे वहाँ तक का हम इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। अगर शॉर्ट में इसी चीज़ को लिखा जाए तो यहाँ पर मेंशन किया है TU इक्वल टू समेशन किसका यहाँ पर, तो मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल यूटिलिटी हमें मिल जाता है, ठीक है। समेशन का मतलब पता ही है, समेशन का देखो यहाँ पर लिखा भी है। समेशन का मतलब क्या, योग या फिर जोड़ आप कह सकते हैं। TU मतलब कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी और MU मतलब क्या, सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस ढंग से हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
एक और फॉर्मूला है, मान करके चलिए कि हमें एवरेज यूटिलिटी अगर मिला हुआ है या फिर प्राप्त है, तो उस समय हम यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन के साथ गुना करके TU फाइंड कर सकते हैं। यानी कि टोटल यूटिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, जहाँ पर हमें औसत उपयोगिता पता होगा और कितनी इकाई हमने उपभोग किया है टोटल, वो हमें अगर पता है तो हम TU आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सीमांत उपयोगिता, जिसे हम अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है भाई, इसे हम पहले टेबल के जरिए समझेंगे, फिर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान करके चलिए कि हम यहाँ पर 2 रोटी का कंजम्पशन करते हैं, तो पहली इकाई जैसे ही हम कंजम्पशन करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ टोटल यूटिलिटी तो मिलता ही है। मान करके चलिए कि 50 हम ले लेते हैं। फिर इसी ढंग से जब हम उपभोग की दूसरी इकाई लेंगे तो भी कुछ ना कुछ टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पहली इकाई से अगर हमें संतुष्टि 50 मिला है तो वस्तु की दूसरी इकाई से भी हमें कुछ ना कुछ तो संतुष्टि मिलता ही है। तो मान करके चलिए कि यहाँ पर हम 90 कर देते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि सीमांत उपयोगिता क्या निकला, तो यहाँ पर देखिएगा हम जैसे ही उपभोग की इकाई में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, उपभोग की इकाई में कितना परिवर्तन किए, सिर्फ एक अतिरिक्त इकाई लिए हुए हैं। तो उपभोग में सिर्फ इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो आपको परिवर्तन दिख रहा है वही कहलाता है सीमांत उपयोगिता। यानी कि यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हालांकि ये वृद्धि के केवल टर्म में डिफाइन किया हुआ है, आप इसे कमी के टर्म में भी बता सकते हैं। मान करके चलिए कि जब हम उपभोग की 2 इकाई लेते हैं, यानी कि वस्तु की 2 इकाई जब हम उपभोग करते हैं, तो उस समय मान करके चलो कि टोटल यूटिलिटी हमें मिल रहा है 90, और केवल अगर हम 1 इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें मिलता है मान लीजिए कि 20। तो अगर हम पूछ लें कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल चेंजिंग 1 इकाई का हुआ है। उपभोग में इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितने का आया है, 70 का। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि 70 यूटिल्स हमें कम सेटिस्फैक्शन मिला, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता जो है वो 70 निकलेगा। क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पर हमें जो है वो सीमांत उपयोगिता समझ में आ चुका है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 तरीके का है। देखिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, अच्छा दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया है उसको भी। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला ये है जिसे हम लिखते हैं क्या है, MU इक्वल टू, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी N, यानी कि कितनी इकाइयों का हमने उपभोग किया उससे टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला है, माइनस टोटल यूटिलिटी N-1, यानी कि जब हम 1 इकाई पहले उपभोग कर रहे थे तो कितना संतुष्टि मिल रहा था, और यहाँ पर 1 इकाई जब ज़्यादा उपभोग करने लगे तब संतुष्टि कितना मिल रहा है। इसको हम समझते हैं यहाँ से। मान करके चलो कि हम उपभोग की लेते हैं 6 इकाई, टोटल 6 इकाइयों का उपभोग करने से हमें टोटल यूटिलिटी मिलता है, मान करके चलो कि 100 यूटिल्स, यानी कि अब हम इसमें 1 इकाई बढ़ा देते हैं। अब हम 7 इकाई का उपभोग करने लगे, तो एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ही हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक केवल एडिशनल यहाँ पर यूनिट का हमने कंजम्पशन किया है, इससे टोटल यूटिलिटी में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन नज़र आएगा ही। मान करके चलो कि अगर ये 120 हो जाता है तो इसका मतलब ये TU में कितने का चेंजिंग दिख रहा है, 20 का। यही 20 हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर्मूले के बेस पर कैसे समझना आपको, जैसे कि आखिरी यूनिट्स आपने कौन सा कंजम्पशन किया, 7वीं इकाई, तो यहाँ पर N का मतलब हो जाएगा 7, यानी कि हम एक बार सिंपली इसको लिख देते हैं MU इक्वल टू TU, N के जगह पर हम लिख देते हैं 7, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, सो TU यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, N का मतलब 7, ठीक है, 7 लिखेंगे -1, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर अगर हम 7 यूनिट पर देखेंगे टोटल यूटिलिटी, तो उस समय कितना है, 120। यही बात हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये 7 गुना उना नहीं करना है, यहाँ पर क्या है, 7 - 1 है, ठीक है। तो 7 - 1 का मतलब 6, तो 6 यूनिट से आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 है, तो इसका मतलब 100, ठीक है। तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 20, वही निकलता है हमारा ये, समझ गए। तो मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी में चेंजिंग कितना आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला भी इसका होता है जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसे हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा सा ऐसे रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर, डेल्टा TU डिवाइडेड बाई डेल्टा Q लिख सकते हैं। Q की जगह पर आप यहाँ पर N भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको फॉर्मूला नजर आएगा कहाँ, ऑब्जेक्टिव में। सो ध्यान रखिएगा, टोटल यूटिलिटी में जो चेंजिंग आया वो किसकी वजह से आया, उपभोग की इकाई में परिवर्तन की वजह से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है, देखिए उपयोगिता की गणना है ना, उपयोगिता की गणनावाचक विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, चैप्टर 1 में भी बात किए थे और चैप्टर 2 में जब हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे उस समय भी हमने जिक्र किया था कि ये जो गणनावाचक सिद्धांत है इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी यानी कि गणनावाचक उपयोगिता। तो ये थ्योरी दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, यहाँ पर नाम देखिए मेंशन है अल्फ्रेड मार्शल, और इनका एक बुक था, वो किताब का नाम आपको ध्यान रखना होगा, जो कि पब्लिश हुआ था 1890 ईस्वी में। ठीक है, किताब का नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई किताब है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये किताब अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा हुआ था और प्रकाशित कब हुआ था, तो 1890 ईस्वी में। और इसी किताब में जो है वो इन्होंने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण जो है दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं ऑर्डिनल के बारे में। ठीक है, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ना, इसके बारे में हम लोग जिक्र किए हुए थे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया था किसने, 2 अर्थशास्त्री थे, एक का नाम है J.R. हिक्स, ठीक है, और एक अर्थशास्त्री का नाम है R.J.D. एलन। ठीक है, R.J.D. एलन। ये दोनों अर्थशास्त्रियों ने जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी का जिक्र किया था, जिसे हम हिंदी में क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं। और ये क्या है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणना मतलब जिसे हम संख्या के रूप में बता सकते हैं। तो उपयोगिता को अगर संख्या के रूप में बताया है तो वो थे मार्शल, और उपयोगिता को अगर हम क्रम के रूप में बताएं तो वो होते हैं कौन, J.R. हिक्स और R.J.D. एलन। यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि एक उपभोक्ता कितनी वस्तुओं का उपभोग करता है, 2 वस्तुओं का जो है उपयोग करने की इच्छुक है। 2 वस्तुएं अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है तो दोनों वस्तुओं का कीमत यहाँ पर देखिए क्रमशः दिया हुआ है। कीमत कितना है, एक वस्तु का मूल्य है 4 रुपये और दूसरे का मूल्य है 5 रुपये। प्रति इकाई के हिसाब से एक वस्तु मिल रहा है 4 रुपये में और दूसरी वस्तु मिल रही है 5 रुपये के हिसाब से, तथा उपभोक्ता की आमदनी भी कितनी है, 20 रुपये है। तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा। तो जनरल पहले बजट लाइन का जो है इक्वेशन समझिए। ठीक है, जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होता है भाई। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं पीएक्स। पीएक्स मतलब एक्स कमोडिटी का प्राइस, एक्स वस्तु का मूल्य यानी कि गुना जब कर देते हैं एक्स वस्तु की मात्रा के साथ, तो एक्स वस्तु पर किया गया खर्च हमें पता चल जाता है। इसी ढंग से जब हम वाई वस्तु का मूल्य और वाई वस्तु की खरीदी गई मात्रा को एक साथ में गुना करते हैं तो वाई वस्तु पर किया गया खर्च हम पता कर लेते हैं, और ये टोटल किसके बराबर होता है, मनी इनकम के बराबर। यही है जनरल इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, यानी कि बजट रेखा का सामान्य समीकरण यही होता है। क्योंकि अगर मान करके चलो कि हम एक्स कमोडिटी पर किए गए खर्च को पता करते हैं तो क्या लिखते हैं, पी एक्स इंटू क्या, क्यू एक्स। मान करके चलिए कि कोई पेन आपको 5 रुपये के हिसाब से मिलता है और आपने उसका जो है 2 यूनिट परचेज किया, इसका मतलब टोटल आपने 10 रुपये खर्च किए हैं। इसी तरीके से आप वाई के लिए भी निकाल सकते हैं, और दोनों पर किए गए खर्च को अगर हम एक साथ में जोड़ देंगे तो ये पता चल जाता है कि कंज्यूमर का टोटल बजट क्या था। ठीक है, यानी कि टोटल मनी इनकम कितना था, कुल जो है आय वहाँ पर कंज्यूमर का कितना लिया गया था। तो यहाँ पर कंज्यूमर का इनकम कितना है, 20 रुपये, और एक वस्तु का कीमत कितना है, 4 रुपये, और दूसरी वस्तु का कीमत कितना है, 5 रुपये। लीजिए इससे हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखिए पहले यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि जो पी एक्स है यानी कि पहली वस्तु का मूल्य है वो है 4 रुपये के हिसाब से, और दूसरी वस्तु का जो मूल्य है इसे हम पी वाई बोलेंगे, ये कितना है, 5 रुपये के हिसाब से। अब हमने जनरल इक्वेशन क्या बोला, पी एक्स इंटू क्या, क्यू एक्स प्लस क्या, पी वाई इंटू क्या, क्यू वाई। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मनी इनकम। तो यहाँ पर देखिए प्राइस हमें पता है कि 4 रुपये है, ये नहीं ना पता है तो इसको लिख दीजिए क्यू एक्स। यहाँ पर देखिए प्राइस दिया हुआ है दूसरी कमोडिटी का 5 रुपये, लेकिन इसकी मात्रा नहीं पता है, लिख दीजिए क्यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम।
यही हो जाएगा बजट लाइन का इक्वेशन। लेकिन m इक्वल टू दिया हुआ है 20, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लेना m के जगह पर 20, ठीक है। सिर्फ इतना आपको करना है। देखिए यहाँ पर वो चीज़ें लिखा हुआ है, x का मतलब है x वस्तु की मात्रा, y का मतलब है y वस्तु की मात्रा, 4 जो है x वस्तु का मूल्य है और 5 जो है वो y वस्तु का मूल्य है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि पहली वस्तु का कीमत कितना है और दूसरी वस्तु का कीमत कितना है। अगर इसे चेंज कर दिया जाए आगे पीछे तो ये भी यहाँ पर 5 नहीं बल्कि 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 5 हो जाएगा उस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग क्या है, सबसे साधारण सा सवाल, और जो आपसे लगातार जो है लोग जानने की कोशिश भी करते हैं कि मांग आखिर है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा बात है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई रहती है। तो किसी वस्तु को हम लोग मांग कब कहते हैं, जब हमारा इच्छा जो है प्रभावपूर्ण हो जाए। और कोई इच्छा प्रभावी कैसे हो सकता है आपके ऊपर, जब आप उस वस्तु के प्रति पहले इच्छा रखें तभी तो वो प्रभावशील हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रभावपूर्ण इच्छा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण सी भाषा में है, इसे डिटेल में भी किया हुआ है। अर्थात किसी वस्तु की मांग तब होगी जब उपभोक्ता को उस वस्तु को पाने की इच्छा हो। तो पहली चीज़, जब तक हम अपने अंदर डिजायर पैदा नहीं करेंगे किसी कमोडिटी को लेकर के, तब तक हम उसका डिमांड तो नहीं कर सकते। लेकिन इच्छा होने से भी डिमांड नहीं हो सकता। इच्छा होने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, वो भरपूर योग्यता होनी चाहिए, आप उस काबिल हों कि उसे आप खरीद सकें। यानी कि योग्यता या फिर आपके पास साधन का होना बहुत ज़रूरी होता है, परचेजिंग पावर का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है, कुछ लोग ना साधन होते हुए भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, यानी कि उनका मेंटेलिटी ही ऐसा बना रहता है कि बड़ा कंजूस बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति डिमांड नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास साधन तो हैं, मन भी कर रहा है खरीदने का, है ना, वस्तु को पाने की इच्छा भी है, उसके पास साधन भी है, लेकिन अगर आप कंजूस बने हुए हैं तो आप वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे, यानी कि मांग नहीं कर पाएंगे। तो साधनों को खर्च करने की तत्परता भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपको लालसा होना चाहिए कि भैया ये वस्तु हमें चाहिए, हमारे पास पैसा भी है, हम खर्चा भी करना चाहते हैं उसके लिए, तब जाकर के कोई वस्तु डिमांड बनता है। तो इसमें 3 एलिमेंट मुख्य रूप से हैं। एक तो क्या, वस्तु के प्रति इच्छा होना, पहली बात है। दूसरा, आपके पास योग्यता या फिर साधन का होना जरूरी है। योग्यता का मतलब यहाँ पर पढ़ा लिखा होने का नहीं है, योग्यता का मतलब है खरीदने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं, या फिर साधन है या नहीं। सो यहाँ पर देखिए अथवा करके लिख भी दिया है साधन, और साधन को खर्च करने की भी इच्छा होना चाहिए। पहला क्या, इच्छा मन में आना चाहिए। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए। साधन का मतलब पैसा, परचेजिंग पावर। और पैसा होने के बाद पैसे को खर्च करने की भी अगर तत्परता होगी तभी जाकर के आप डिमांड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो किसी वस्तु की मांग कब होगी, जब इच्छा आपका क्या हो जाएगा, प्रभावपूर्ण हो जाएगा। यानी कि बार बार आपको अगर कोई विचार अटैक करे आपके मन में कि नहीं मेरा दोस्त तो इस प्रकार का वस्तु लिया था, मुझे भी लेने का मन कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ अभी इच्छा है। आप देख लीजिए कि आपके पास साधन जो है या नहीं, या फिर योग्यता है या नहीं, और क्या आप उसे हकीकत में खर्चा करना चाहते भी हैं या नहीं, तब जाकर के आपका डिमांड बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। यहाँ पर देखो 7वां क्वेश्चन क्या करा है, क्या कहा है कि मांग फलन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस पर जो है बहस थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मांग फलन यहाँ कहा है, इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन दूसरी चीज़ों के साथ बताया जा रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि मांग तो आपको समझ में आ गया, अभी जस्ट आपने देखा भी। तो जो कुछ भी हम लोग डिमांड करते हैं, क्वांटिटी डिमांड मान लीजिए कि x का, क्या हम इसे सिर्फ x वस्तु के मूल्य से ही प्रभावित होते हुए देख सकते हैं कि भाई x वस्तु का मूल्य ज़्यादा हो गया, उस समय मांग के नियम के अनुसार x वस्तु की मांग की मात्रा कम कर दी जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूल्य के साथ तो मांग प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन मांग जो है ना अन्य कई सारे कारकों से भी प्रभावित होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला तो मूल्य ही है, उल्टा भी इसका दिखा देते हैं कि मूल्य कम होगा उस समय क्या होता है, मांग ज़्यादा होता है। तो अगर प्राइस एंड डिमांड में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में अगर आपको इन्वर्स रिलेशनशिप दिखे, ऋणात्मक संबंध दिखे, तब हम इसे कहते हैं सामान्य वस्तु। ठीक है, किसके साथ ऋणात्मक संबंध की बात कर रहे हैं, प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन अगर नेगेटिव है तब इसे हम कहते हैं सामान्य वस्तु। ठीक है, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, या जनरल गुड्स भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा भी आपको हम दिखाते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती है जहां पर हम लोग बात करते हैं चाय और कॉफ़ी का, यानी कि संबंधित वस्तु की जो है बात आ जाती है। जैसे कि मान करके चलो
कि यहाँ पर हम ले लिए चाय का मूल्य, ठीक है, चाय महंगी हो गई। अब हम आपसे पूछे कि कॉफ़ी का मांग क्या होगा, तो उस समय बताइए कॉफ़ी का जो है मांग पूछ रहे हैं कि डिमांड फॉर कॉफ़ी। चाय का कीमत बढ़ गया है, तो पहले समझना है चाय और कॉफ़ी किस तरह की वस्तु है। तो चाय और कॉफ़ी क्या है, प्रतिस्थापक वस्तु है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो चाय जब महंगी हो जाएगी ना, तो लोग क्या कोशिश करेंगे कि भाई इसका कोई नज़दीकी वस्तु ढूंढा जाए, क्योंकि चाय महंगा लग रहा है। अगर कॉफ़ी उस समय देखा जाएगा तो अपेक्षाकृत थोड़ी सस्ती लगती है लोगों को, इसकी तुलना में चूंकि इसका प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब अभी भी प्राइस इसका वही होगा जो पहले वाले की होगी। तो इसका मतलब लोग इसकी डिमांड उस समय बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी कि चाय और कॉफ़ी क्या है, आपस में प्रतिस्थापक वस्तु है, और एक का कीमत बढ़ जाएगा तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए कि चाय सस्ती हो जाए, चाय अगर सस्ती हो जाएगी तो लोग फिर चाय की तरफ डिमांड बढ़ाना शुरू कर देंगे, और कॉफ़ी का उस समय डिमांड क्या करेंगे, घटा देंगे। कॉफ़ी का डिमांड क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे। तो इस तरीके का रिलेशनशिप भी बना हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया क्या हमारा प्रतिस्थापक वस्तु के तौर पर, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापक वस्तु का हमने जिक्र किया अभी, ठीक है। यानी कि देख रहे हैं कि मांग जो है किसी दूसरी वस्तु का बोल रहे हैं और मूल्य किसी दूसरी वस्तु का, यानी कि किसी वस्तु का यहाँ पर जो मांग है वो सिर्फ उस वस्तु की कीमत से प्रभावित नहीं होती है, वो तो है ही एक एलिमेंट, लेकिन उसके अलावे भी कई सारे कारक हैं जिसको यहाँ पर पी नोट लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं dx मतलब x वस्तु की मांग x वस्तु के मूल्य से तो प्रभावित होता ही है, लेकिन कोई दूसरी वस्तु का कीमत भी x वस्तु की मांग को प्रभावित जरूर करता है, जैसा कि अभी यहाँ पर मैंने रिलेशन दिखाया प्रतिस्थापक वस्तु के संदर्भ में, जिसे हम अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया है। एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं पूरक वस्तु या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पूरक वस्तु क्या है, जैसे कि देख सकते हैं पीछे डिजिटल बोर्ड और हमारे पास स्टाइलस, ये एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी और कलम क्या है, पूरक वस्तु के उदाहरण है। तो मान करके चलिए इसी ढंग से हम ले लेते हैं कार और पेट्रोल, ठीक है, कार और पेट्रोल, इधर हम लिख देते हैं पेट्रोल, जल्दी समझ में आता है नहीं तो। चलो यहाँ पर नीचे लिखते हैं पेट्रोल, और दूसरा हम ले लेते हैं कार, ठीक है। हम कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो क्या किया जाएगा, क्या लोग उस समय कार की डिमांड ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो चुका है भाई, तो उस समय लोग ना कार की डिमांड को घटा देंगे, ठीक है। और अगर सस्ती हो जाए, यानी कि पेट्रोल जो है अगर सस्ता हो जाए, तो लोग उस समय जो है ना कार की डिमांड भी बढ़ा देंगे, है ना। उल्टा भी आपको हम समझा देते हैं, एक बार देख लो उल्टा कैसे हम ले सकते हैं। मान करके चलिए कि इस बार हम कार का प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। तो कार अगर जो है वो आपको महंगा दिखे, कार जो है वो क्या दिख रहा है, महंगा, तो कार महंगा दिखेगा तो लोग कार खरीदेंगे उस समय, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पेट्रोल फिर क्या करेंगे, पीना थोड़े ना है, तो इसलिए डिमांड जो हो जाएगा पेट्रोल का, डिमांड जो हो जाएगा पेट्रोल का वो क्या होगा, तो घट जाएगा। पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, उस समय घट जाएगी, यानी कि डिमांड फॉर पेट्रोल क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि कार महंगा हो चुका है। कार महंगा होते देख लोग पेट्रोल की डिमांड को घटा देंगे, ठीक है। और जैसे ही कार सस्ती हो जाएगी, ठीक है, कार जैसे ही सस्ती हो जाएगी तो लोग कार की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और उस समय क्या हो जाएगा, कार का डिमांड चूँकि लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो कार का डिमांड ज़्यादा करते हुए देख कर, सॉरी यहाँ पर कार सस्ती हो गई है तो कार का डिमांड ज़्यादा होगा, सही है, कार का डिमांड ज़्यादा होगा उस समय तो लोग पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ाएंगे। चूँकि कार अगर ज़्यादा खरीदा जाएगा, सस्ता होते हुए देख करके लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, तो पेट्रोल भी लोग खरीदेंगे ही, नहीं तो फिर कार चलाएंगे कैसे, है ना। अब कोई ये मत कहना कि बैटरी से चलाएंगे, ठीक है। अगर कार और बैटरी को यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया जा रहा है, जिसका मतलब कार और बैटरी क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु के तौर पर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर वाई का मतलब है आमदनी, वाई का मतलब क्या है, आय है, उपभोक्ता की आय। तो अगर कंज्यूमर का इनकम भी देखें हम लोग, तो यहाँ पर भी दो सिचुएशन निकलता है। एक तो क्या कि अगर आमदनी बढ़ गई है तो कुछ वस्तुओं की डिमांड हम लोग क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आमदनी अगर कम हो जाए तो उस वस्तु की डिमांड भी कम हो जाती है। अगर किसी वस्तु के साथ आय और मांग के बीच अगर सीधा सीधा संबंध दिख रहा है तो आप उसे कहेंगे कि धनात्मक संबंध है दोनों के बीच में, इसी का नाम है सामान्य वस्तु। देखिए दो तरीके का मैंने सामान्य वस्तु बताया, एक तो आय और मांग के साथ बता रहे हैं जो कि धनात्मक संबंध बना हुआ है, और इससे पहले हमने
मूल्य और मांग के साथ बताया जो कि ऋणात्मक संबंध था। लेकिन यहाँ पर दोनों को ध्यान रखना होगा कि अगर आय और मांग में धनात्मक संबंध है तब सामान्य वस्तु, और आय नहीं बल्कि मूल्य और मांग में अगर ऋणात्मक संबंध है तब भी सामान्य वस्तु कह रहे थे। लेकिन वहाँ पर मूल्य के साथ संबंध था मांग का, और यहाँ पर आय के साथ संबंध है मांग का, ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन है। अगर हम देखें तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि आमदनी लोगों का बढ़ गया है और व्यक्ति की आमदनी बढ़ते हुए व्यक्ति क्या करता है ना, कुछ कुछ वस्तुओं की डिमांड को घटा भी देता है। ठीक है, आमदनी बढ़ते हुए देख करके कुछ वस्तुओं की डिमांड कम भी हो जाती है। जैसे मान करके चलिए कि किसी का इनकम आज के टाइम में 5,000 रुपये है, ठीक है, तो वो जो है वो साइकिल से चल रहा है, ठीक है, साइकिल से। लेकिन जब उसकी आमदनी 50,000 रुपये हो जाएगी तो उस टाइम वो साइकिल की डिमांड को घटा करके क्या करेंगे, बाइक की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके का रिलेशन है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। उल्टा भी हो सकता है कि जब आमदनी कम हो जाएगी तो पुनः उस वस्तु की डिमांड बढ़ा दी जाएगी। तो इस तरीके का अगर ऋणात्मक सहसंबंध दिखे, है ना, आय और मांग के बीच, तो इसे हम कहते हैं निम्न कोटि की वस्तु। निम्न कोटि मतलब निम्न कैटेगरी का गुड्स, ठीक है, निम्न कोटि की वस्तु, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फेरियर गुड्स कहते हैं। ठीक है, इन्फेरियर क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। तो इस तरीके का रिलेशन है। यानी कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि मांग फलन है क्या, कि मांग का संबंध ना कई सारे फैक्टर्स के साथ में है। इसका मतलब एक्स वस्तु की मांग एक्स वस्तु के मूल्य से भी प्रभावित होता है, एक्स वस्तु की मांग किसी दूसरी वस्तु के मूल्य से भी प्रभावित होता है, जैसा कि पूरक और प्रतिस्थापक के बारे में बात की है। उपभोक्ता की आय से भी जो है वो वस्तु की मांग प्रभावित होती है। जी का मतलब यहाँ पर क्या है, सरकार के द्वारा जो है वो तैयार की गई नीति, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी। क्योंकि सरकार ने अगर जो है मान लो किसी वस्तु पर टैक्स बढ़ा दिया है तो वस्तु महंगी तो हो जाएगी, लेकिन किसकी वजह से होगी, तो सरकार की नीतियों की वजह से। और जैसे ही सरकार की नीति की वजह से वस्तु महंगी हो जाएगी तो लोग उस चीज़ की डिमांड घटा देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की नीति की वजह से भी मांग जो है प्रभावित होती है। इसके साथ में एक्सपेक्टेड प्राइस लिया गया है, यानी कि भविष्य में हो सकता है कि किसी वस्तु का कीमत घटे या बढ़े, है ना, इस तरीके का अगर एक्सपेक्टेशन है तो उससे भी मांग प्रभावित होता है। हम लोग कहते हैं ना कि नमक का प्राइस बढ़ने वाला है, कब, फ्यूचर में। फ्यूचर में अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने वाला है, बढ़ा तो नहीं है, इसका मतलब हम उसकी डिमांड अभी क्या करते हैं, ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। क्यों, हम लोग ये सोच लेते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से कि भैया आगे चल करके वस्तु महंगा हो जाएगा, अभी ही इसकी डिमांड कर लो। तो ये रिलेशन यहाँ पर है। उसके अलावा पीएन का मतलब है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। और एटसेट्रा कई सारे ऐसी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे कि सीजन और क्लाइमेट भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन कहीं ना कहीं मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर भी जो है बहुत सारे ऐड आते हैं, है ना, और वो कहीं ना कहीं आपकी मांग को प्रभावित कर देता है ना। कुछ लोग तो एडवर्टाइजमेंट देख करके ही केवल डिमांड करते हैं, ऐसा भी है। तो इस तरीके से क्या देखें, मांग फलन में एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि अच्छा मांग की मात्रा, है ना, और मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे कारकों के बीच जो संबंध बना हुआ है वही कहलाता है मांग फलन। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारी डिमांड बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है तो हम 2-4 कारक लिखेंगे, उसके बाद एटसेट्रा जोड़ देंगे। इससे जो है हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मांग जो है वो इन सारे कारकों पर निर्भर करती है। हमारी ना किसी वस्तु की डिमांड हमारे दोस्त के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। कई बार आपको जो वस्तु बहुत पसंद है लेकिन आपके दोस्त को पसंद नहीं है तो वो आपको मना कर देते हैं, और उसके चलते भी आप कई बार कहते हैं कि नहीं, ये वस्तु की डिमांड हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे दोस्त ने सजेस्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मांग फलन क्या है, मांग फलन किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, जो कि यहाँ पर बताया, ठीक है, तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच, निर्धारक तत्वों को आप प्रभावित करने वाले तत्व भी बोल सकते हैं, उनके बीच जो फलनात्मक संबंध बना हुआ है उसी को ये क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी कि ये एक्सप्रेस क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक ये सब सभी हैं और मांग की मात्रा ये है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फलनात्मक संबंध बना हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा 1-2 करके। तो इसी को हम लोग कहते हैं मांग फलन, अर्थात किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को व्यक्त करता है। सीधे सीधे अगर हम कहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स वस्तु की मांग की मात्रा डिपेंड करता है कि एक्स वस्तु का मूल्य कितना है,
डिपेंड करता है कि उस कंज्यूमर के पास इनकम कितना है, डिपेंड करता है कि उस घर में कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन उस देश या फिर घर के अंदर में क्या है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे कारक हो सकते हैं जो कि मांग को प्रभावित करता है। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक और मांग की मात्रा के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसे ही हम लोग मांग फलन कहते हैं। लीजिए अब 2 क्वेश्चन केवल बचा हुआ है। यहां पर देखिए, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। सामान्य वस्तु को हम लोग वैसे तो समझ चुके हैं कि आय और मांग के बीच में सीधा सीधा संबंध। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर किसी वस्तु का नहीं बल्कि किसी व्यक्ति का आमदनी बढ़ जाए तो वो क्या करता है, डिमांड को बढ़ाता है। किसी वस्तु की डिमांड बढ़ाता है, सबकी नहीं। आमदनी घटने से डिमांड घटाता भी है। तो इस प्रकार से आय और मांग में जब सीधा संबंध दिखे या धनात्मक संबंध दिखे, पॉजिटिव रिलेशन दिखे, इसी का नाम है नॉर्मल गुड्स। ठीक है, इसी का नाम है सामान्य वस्तु, इसी को कह रहे हैं नॉर्मल गुड्स। और अगर हम डायग्राम में इसको देखेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए, कई बार इसको पूछा जाता है कि इसका वक्र कैसा बनता है, धनात्मक ढाल या ऋणात्मक ढाल। तो देखिए रिलेशन कैसा बनेगा, पॉजिटिव, तो शेप भी वैसा ही होगा। यहाँ पर हम लोग जनरली जो डिमांड है वो कहाँ पर लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर, यानी कि लिखते हैं मांग की मात्रा। और इधर क्या लिखते हैं हम लोग, आय। ठीक है, कंज्यूमर का इनकम। मान करके चलिए कि यहाँ पर कंज्यूमर का आमदनी है Y1, यानी कि OY1 इनकम है। तो उस समय कंज्यूमर कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमांड कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर आमदनी बढ़ जाता है तो हम लोग देखो क्या समझे कि आमदनी बढ़ने से वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है और आमदनी घटने से मांग भी क्या होती है, घट जाती है। तो आमदनी यहाँ पर मान करके चलो कि हो जाता है Y2, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक प्राइस था, इनकम था। अब इनकम जो है यहाँ से खिसक करके यहाँ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो इनकम जैसे ही यहाँ पर बढ़ा तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आमदनी बढ़ा तो लिख दीजिए डेल्टा Y, यानी कि आय में परिवर्तन। डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या होगा, मांग भी कुछ ना कुछ क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इधर देखिए आमदनी बढ़ने से मांग बढ़ जाता है, तो आमदनी बढ़ने से मांग बढ़ गया। अब यहाँ पर दिखा दीजिए डेल्टा Q। ठीक है, मांग की मात्रा में परिवर्तन। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आमदनी घटता है तो इसको हम नोट कर देते हैं Y3, इधर नोट कर देते हैं हम Q3। तो यहाँ पर आप देखेंगे मांग भी घट जाता है। तो ये सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो आपका लाइन ऐसे बनेगा, जिसको हम कहेंगे धनात्मक ढाल वाला जो है मांग वक्र बना है, यानी कि ऊपर जाते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अपवर्ड जो है डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से धनात्मक ढाल बनेगा किसका, सामान्य वस्तु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार का है कंसेप्ट, जस्ट इसमें उल्टा लगा देना है, जो कि मैंने अभी जिक्र भी किया कुछ देर पहले ही। घटिया किस्म की वस्तु भी इसे कह सकते हैं, जिसे निम्न कोटि की वस्तु कहा जाता है। दोनों लिखा हुआ है कि घटिया या फिर निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित कीजिए। इसका साधारण सी परिभाषा है कि यदि आमदनी बढ़ जाती है किसी कंज्यूमर का तो उस वस्तु का डिमांड अगर घटा देगा, कुछ वस्तुओं का, सभी वस्तुओं का नहीं। आमदनी बढ़ने से कुछ कुछ वस्तुओं की डिमांड घटती है और आमदनी जब कम हो जाता है ना तब पुनः उस वस्तु की डिमांड को बढ़ा दी जाती है। यानी कि आय और मांग के बीच यहाँ कैसा संबंध दिख रहा है, ऋणात्मक संबंध दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर गुड्स कहते हैं, घटिया किस्म की वस्तु कहते हैं या निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वस्तु सभी के लिए निम्न कोटि की या घटिया किस्म की नहीं होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी जो है वो हम लोग सस्ती पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घटिया किस्म की वस्तु हो गई। किसी किसी के लिए वही गुड्स जो है नॉर्मल गुड्स भी हो सकता है। सिर्फ रिलेशन आपको यहाँ पर चेक करना है कि आमदनी बढ़ने के साथ कहीं डिमांड तो नहीं घटा दिया गया किसी वस्तु का। तो आमदनी बढ़ने के साथ, है ना, अगर हम देखें आमदनी बढ़ने के साथ यहाँ पर अगर डिमांड घटा है किसी वस्तु का, आमदनी बढ़ने के साथ अगर डिमांड घटा है या फिर आमदनी घटने के साथ डिमांड बढ़ा है, तब हम उस वस्तु को घटिया किस्म की वस्तु कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक कंज्यूमर के लिए घटिया वस्तु हो सकता है लेकिन वही वस्तु दूसरे के लिए सामान्य वस्तु भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में जो है कमी हो जाती है तो उपभोक्ता सीधे तौर पर क्या करता है, आय में कमी होने से मांग भी क्या कर देता है, मांग में वृद्धि कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ही हम उसे घटिया किस्म की वस्तु कहते हैं या फिर निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे बात लिखा हुआ, कुछ उदाहरण के तौर पर मोटा कपड़ा, मोटा अनाज आदि। क्योंकि आमदनी बढ़ने के साथ ही, है ना, व्यक्ति क्या करता है, मोटे कपड़े कम खरीदता है, ऊनी कपड़े नहीं खरीदता।
खास करके किस तरह की वस्तु खरीदता है, जो कि थोड़ा सा हल्का लगे, कंफर्टेबल लगे पहनने में, है ना, इस तरह की वस्तुएं खरीदने लगता है। तो यहां से ये बात समझ में आ गया है। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, यहां पर जो कह रहा है कि मांग की कीमत लोच का सूत्र लिखिए, केवल सूत्र कह रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे भी लॉन्ग क्वेश्चन में जाकर कि किस प्रकार से जो मांग की लोच फाइंड किया जाता है, इसका जो न्यूमेरिकल वगैरह भी देखने वाले हैं इसी फॉर्मूले के हेल्प से। तो मांग की कीमत लोच कहे या फिर सीधे तौर पर मांग की लोच कहे, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मांग में लोच पता किया जा रहा है वो मूल्य के सापेक्ष में किया जा रहा है, इसीलिए नाम लिखा हुआ है मांग की कीमत लोच। हम लोग मांग की आय लोच भी निकालते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मांग की लोच जो है किसके साथ निकाला जा रहा है, कीमत के साथ, इसीलिए लिखा हुआ है मांग की कीमत लोच। सामान्यतः हम लोग मांग की लोच और मांग की कीमत लोच एक ही समझते हैं। तो यहाँ देखिए ईडी लिखा हुआ है, ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इक्वल टू किसके होते हैं, तो डेल्टा क्यू में जो चेंजिंग आता है, यानी कि मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आता है वो किसकी वजह से आता है, मूल्य में परिवर्तन की वजह से, है ना, क्योंकि मूल्य और मांग जो है ज़्यादा जो है आपस में रिलेटेड हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों आपस में घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं, और दोनों में रिलेशन कैसा है, उल्टा है मांग के नियम के अनुसार। लेकिन इसे हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि ये सिर्फ संबंध को बताता है और कुछ नहीं, कि मांग और मूल्य में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, इसी बात को ये बताता है नेगेटिव। अब यहाँ पर पहले का मूल्य जो होता है आप यहाँ पर P1 नोट कर सकते हैं और यहाँ पर आप Q1 नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को लिखा गया है, यहाँ पर जो P0 इसका मतलब है इनिशियल प्राइस, और यहाँ पर जो Q0 इसका मतलब है इनिशियल क्वांटिटी डिमांड। हम उसी को P1 Q1 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। P0 Q0 भी लिखा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार जो हम लोग डेल्टा Q निकालते हैं ना, ये कब निकलता है, जब हमें दो मात्रा पता हो, यानी कि पहले की मांग की मात्रा पता है, बाद की मांग की मात्रा पता है, तो दोनों का डिफरेंस होता है ये, है ना। ये बताएंगे हम लोग आगे चल करके बात करेंगे इन पर। और यहाँ पर हमारा जो है पहले का प्राइस बाद का प्राइस पता हो तो डेल्टा P हम निकाल सकते हैं। इसे परसेंटेज के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है, आगे चल करके डिटेल में बात करेंगे। तो एक सूत्र तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक सूत्र जो हम आपको दे रहे हैं शॉर्ट वाला, वो भी आप नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। ये फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q% डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेल्टा P%, ठीक है। और दोनों में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस आप रख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, जो कि बताता है कि मांग और मूल्य में दोनों में विपरीत संबंध है या ऋणात्मक संबंध है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, या फिर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, आगे चल करके हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर डिटेल में बात करने वाले हैं। और जो यहाँ पर मैंने बात अभी लिखा, उसी बात को यहाँ पर हिंदी में किया गया है कि वस्तु की मांग की गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक मतलब प्रतिशत परिवर्तन, किसमें, मांग की मात्रा में, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर रहेगा और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन नीचे रहता है, यानी कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसीलिए लिखा जाता है ईडी इक्वल टू क्या, डेल्टा Q% अपॉन क्या, डेल्टा P%। सो समझ में आ गया होगा ये कैसे डिराइव होता है। इन चीज़ों पर हम लोग जाकर के आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे ही, और बहुत सारे अभी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, न्यूमेरिकल भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और हाँ, एग्जाम की तैयारी के लिए आप कंप्लीट इस चैनल के साथ बने रहिए। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं बहुत शानदार होने वाला है, चूंकि न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ है। सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, आज रखते इतना ही, जय हिंद।